गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं कुमार अनुराग ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर इन्वायरमेंट इकोलॉजी का फैकल्टी हूं और आप सब लोगों का अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी के पीसीएस एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने लेकर आए हैं आपके सामने, और इन क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसमें मैं आपका पार्टिसिपेशन भी चाहूँगा और इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप जो भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जो भी लोग शामिल हो रहे हैं, वो फटाफट जो है अपने चैट बॉक्स में आंसर करते चलेंगे। ये आंसर मैंने अपने सामने चैट बॉक्स खोल रखा है, तो आप उस पर अपने आंसर्स जो है वो करते चलेंगे। ठीक है, मैं एक एक करके आप सब लोगों को जो है वो सही क्वेश्चंस और उनके आंसर और उनके डिस्क्रिप्शंस जो है वो बताता चलूंगा। चलिए, सबसे पहले हम आते हैं, ये बता रहे हैं आपको कि ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर एक नया कोर्स भी लॉन्च हुआ है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्कूल गोइंग है। क्लास 9th और क्लास 10th, इन दोनों क्लासेस के लिए हमने ई एकेडमी स्कूल कोर्स लॉन्च किया है, जो कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी के पैटर्न पर बेस्ड होगा। सीबीएसई बोर्ड के जो भी आपका सिलेबस जो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, उसी एनसीईआरटी के बेसिस पर ये सारा कोर्स डिजाइन किया गया है। और इसमें हम इनिशियली आपको साइंस स्पेशल और मैथ्स स्पेशल की क्लासेस देंगे 9th और 10th क्लास के लिए। ठीक है, तो आपके जितने भी नोन पर्सन हो, नोन बच्चे हों जो कि 9th और 10th क्लास में इनरोल हो चुके हैं और अभी स्कूल बंद होने के कारण जिनकी पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पा रही है जैसा कि उनको करना चाहिए। वैसे तो स्कूल्स वगैरह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन टाइम लिमिटेशन होने के कारण क्लैरिटी नहीं हो पाती है। तो सब्जेक्ट के प्रति पूरी क्लैरिटी बनाने के लिए, सब्जेक्ट पूरा क्लियर हो, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हों, इन सभी चीज़ों के लिए आप उन बच्चों को बता सकते हैं कि ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म को वो ज्वाइन करें। इस पर हम ई एकेडमी स्कूल कोर्स के साथ उनको पूरी तरीके से असिस्ट करेंगे। हम न सिर्फ यहाँ पर बच्चों को क्लास 9th और क्लास 10th में साइंस और मैथ्स के पूरे क्लासेस देंगे, बल्कि इसके साथ साथ हम लाइव सेशंस भी रखेंगे जिसमें बच्चे हमारे साथ इंटरैक्ट होकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इवन हम उनको टेस्ट भी करेंगे, उनके टेस्ट भी लेंगे टाइम टाइम पर, जो कि ऑनलाइन टेस्ट होंगे, और उसके साथ जो है बच्चे हमारे साथ कंप्लीटली जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम जिस पर्पस के लिए आज सामने बैठे हैं, सबसे पहले मैं उससे शुरुआत करूं तो हमारे सामने इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन का पहला क्वेश्चन जो आज के सेशन का दिखाई दे रहा है वो है पोषण चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल दैट समटाइम्स अफेक्टेड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं आपको आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। एक तो है कार्बन चक्र यानी कार्बन साइकिल, दूसरा है नाइट्रोजन चक्र यानी नाइट्रोजन साइकिल, तीसरा है फास्फोरस चक्र यानी फास्फोरस साइकिल, और चौथा उपरोक्त सभी चक्र यानी ऑल अबव गिवन साइकिल्स। राइट, अगर आप सभी यहाँ जुड़े हुए हैं तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करें, मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। पोषण चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हों वो सबसे पहले ये समझे कि जब भी हम न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करते हैं, पोषण चक्रों की बात करते हैं, तो पोषण चक्रों को हम 2 तरीके से विभाजित करते हैं, एक गैसियस और दूसरा सेडिमेंट्री। एक गैसीय पोषण चक्र और दूसरा अवसादी पोषण चक्र। 2 तरीके से हम बांटते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पोषण चक्र 2 तरीके से हो गए। कौन कौन से? एक पोषण चक्र हो गया, सॉरी ये पीछे चला जा रहा है।
एक पोषण चक्र हो गया जिसे हम यहाँ पर कहेंगे गैसीय पोषण चक्र। गैसीय पोषण चक्र वह पोषण चक्र होता है जिसमें हम बात करते हैं कि जो रिजर्वायर यानी न्यूट्रिएंट्स का जो भंडार होता है वो भंडार होता है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल और हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। ठीक है, जय सिंह का आंसर जो है वो डी है, उपरोक्त सभी चक्र। ऐसा नहीं है जय, और उससे पहले भी आपने सी आंसर किया था। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जय, आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फास्फोरस चक्र। अब जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं एक बार आप ध्यान से सुने। पोषण चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होगा, वो फास्फोरस चक्र इसलिए है क्योंकि जब हम दो तरीके के पोषण चक्रों की बात करते हैं, यानी कि गैसीय पोषण चक्र और अवसादी पोषण चक्र, गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल और सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल, तो उसमें जो फास्फोरस चक्र हमारा है वो सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल का हिस्सा है। सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल ऐसे साइकिल होते हैं जिनमें जो न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर होता है, जो न्यूट्रिएंट का भंडार होता है, वो भंडार होता है अर्थ का क्रस्ट। और अर्थ का क्रस्ट किस चीज का बना हुआ है? रॉक्स का बना हुआ है। कार्बन और नाइट्रोजन के जो चक्र हैं, वो कार्बन और नाइट्रोजन के जो चक्र हैं वो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल के पार्ट है, वो गैसीय पोषण चक्र का हिस्सा है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि ये जो गैसीय न्यूट्रिएंट साइकिल के पार्ट होंगे उनका रॉक से कोई खास लेना देना नहीं, इवन लेना देना ही नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। सो जय सिंह आपने सी आंसर किया था, वो पहले का आंसर सही था, बाद में आपने उसे डी कर दिया, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आपको सामने दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखें जरा। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, द न्यूट्रिएंट साइकिल डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सनलाइट। कौन सा पोषण चक्र है जो कि सीधे सीधे संचालित होता है? अब इसमें एक कमी छोटी सी रह गई, वो ये है कि कार्बन साइकिल जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आंसर वाला कलर इस पर आ गया है। सो इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। कार्बन चक्र इसका सही उदाहरण है, इसलिए क्योंकि पोषक चक्र में जब आप बात करते हैं तो कार्बन चक्र के अंतर्गत, अगर आप लोगों ने एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लास मेरे साथ की होगी तो आपको शायद याद होगा, हम लोगों ने कार्बन साइकिल में देखा था कि वहां बेसिकली हम कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरीके से इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंट्रेंस, और उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो वापस कहाँ चले जाते हैं? इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। तो उस दौरान हम लोगों ने ये देखा था कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। किस वजह से, किस लिए लेते हैं? वो लेते हैं बेसिकली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उससे पेड़ पौधे अपना फूड बनाते हैं। फूड बनाने के बाद उस फूड को वो भी कंज्यूम करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी कंज्यूम करते हैं। और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है, जब वो अपने वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं या फिर जब उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके डिकम्पोजिशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस जो है वो वापस से वायुमंडल में चली जाती है। इसके अलावा पेड़ पौधे और जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में भेजते। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल जो है वो चल रहा होता। अब चूंकि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की बात की गई है, सनलाइट की बात की गई है, तो डायरेक्टली कंट्रोल कब होगा? जबकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो कार्बन चक्र में कार्बन चक्र जो है, कार्बन साइकिल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपस्थित है, और इसलिए कार्बन चक्र ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आया, पारिस्थितिकी तंत्र में अवयव के चक्रण को कहा जाता है, साइकिल ऑफ कंपोनेंट्स इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो चार ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? भूवैज्ञानिक चक्र यानी कि जियोलॉजिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियोकेमिकल साइकिल, जैव रासायनिक चक्र बायोकेमिकल साइकिल, और रासायनिक चक्र यानी केमिकल साइकिल।
सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर था वो जय ने ए किया है और जय का ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन में आंसर जो आ रहा है वो आना चाहिए क्या, आप बताएं जरा एक बार, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को डिस्कस करके बताता हूं। सोनवीर सिंह, आप भी आंसर करें। और इसके साथ साथ और भी जो दूसरे स्टूडेंट्स बैठे हैं या जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो भी बारी बारी से आंसर करते चले, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है वो चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन दे पाऊं। एक बार बताएंगे मुझे आप, पारिस्थितिकी तंत्र में अवयव के चक्रण को कहा जाता है। साइकिल ऑफ कंपोनेंट्स इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड। नेहा जी का आंसर आया है जियोलॉजिकल साइकिल। नेहा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आप देखें, जब भी एक तो आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग जो भी ऑप्शन लिख रहे हैं उस ऑप्शन से पहले क्वेश्चन नंबर एक बार डाल दें, ठीक है। जैसे आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर करना तो आप 3 और उसके बाद ऑप्शन ए बी सी या डी में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रदीप, नेहा, इन लोगों के आंसर जो है वो आए हुए हैं जियोलॉजिकल साइकिल, है ना, भूवैज्ञानिक चक्र। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, प्रदीप, नेहा, जय, जितने भी लोग जुड़े हैं, कि जब पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी अवयव यानी किसी भी न्यूट्रिएंट का साइक्लिक प्रोसेस में उसका एंट्रेंस होता है, तो साइक्लिक प्रोसेस में न सिर्फ अर्थ इन्वॉल्व होती है, न सिर्फ उसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि उसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व होते हैं। अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जी जय, ठीक है। सो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपसे कि जो कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल में पेड़ पौधे भी इन्वॉल्व हैं, कार्बन साइकिल में जीव भी इन्वॉल्व है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी इन्वॉल्व है। तो इस कंडीशन में जब लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो किसी साइक्लिक प्रोसेस में, तो आप इसमें बायो टर्म जो है वो जरूर जोड़े। जियो इसलिए जोड़ना है क्योंकि अर्थ का पार्ट भी इन्वॉल्व है। अब जैसे डिकम्पोजिशन होना है तो वेस्ट मटेरियल अर्थ क्रस्ट के ऊपर है और डिकम्पोज होके वो सॉइल के फॉर्म में या फिर और ह्यूमस के फॉर्म में जो है वो वहां पर अर्थ पर पाए जाएंगे। तो जियो यानी कि अर्थ का जो पार्ट है वो भी इसमें शामिल है, और उसके साथ साथ केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं, जैसे डिकम्पोजिशन जो है वो केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। आप लोगों में से सोनवीर सिंह ने बी आंसर किया है, थर्ड का बी आंसर, दैट इज गुड जी, बिल्कुल सही है, बी आंसर इज करेक्ट। जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे 6 मौलिक जैविक तत्व हैं। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मौलिक जैविक तत्व लिख गया है, आप इसको पढ़ेंगे मौलिक जैविक तत्व, और इंग्लिश में से पढ़ेंगे 6 फंडामेंटल बायोलॉजिकल एलिमेंट्स आर। इनमें से कौन से 6 फंडामेंटल बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है। अब देखिए, मौलिक जैविक तत्व हम उनको कहेंगे, मैं आपको हिंट कर रहा हूं, मौलिक जैविक तत्व हम उनको कहेंगे जो जैविक तत्व रिक्वायर्ड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के लिए, मतलब जिनके बगैर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनका फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको यहां पर मैं बताऊं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो 3 ऐसे हैं जो नेसेसरली होने ही चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नेसेसरली होने चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, ये 3 भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप देखें बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रोटीन बनने के लिए अमीनो एसिड चाहिए और अमीनो एसिड के लिए अमीन ग्रुप चाहिए, यानी NH के कंपाउंड चाहिए। सो नाइट्रोजन का होना भी जरूरी है। इसके अलावा आपने अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल सुने होंगे, तो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों में से न सिर्फ वहां पर अमीनो अम्ल ही है, बल्कि उसके साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सल्फर इन्वॉल्व होता है या फास्फोरस इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये 6 ऐसे बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं
जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो आप लोगों में से जय सिंह ने, प्रदीप कुमार ने और सोनवीर सिंह ने बिल्कुल सही आंसर किया है। फोर्थ का आंसर ए होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। बिल्कुल सही। तो आप लोगों से मैं बस थोड़ा सा एक चीज कहना चाहूंगा कि हमने पीसीएस और आईएएस के एग्जामिनेशंस के लिए जो एनवायरमेंट इकोलॉजी के मॉड्यूल क्लासेस शुरू की हैं वो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं 22 जुलाई को, और इसकी फर्दर क्लासेस जो है वो चलेंगी। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप पर आपको हमारी क्लासेस जो है वो उनके प्रॉपर मॉड्यूल का जो पार्ट है वो दिखाई देगा। आप वहां पर जाकर खुद को इनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट की फी जो है वो है 1999, लेकिन अभी आज के बाद जो 4-5 दिन हैं उनमें आप अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1499 में, है ना, यानी कि 1500 में आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं खुद को। तो आप और आपके साथ जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट इकोलॉजी का मॉड्यूल चाहिए, वो सारे लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। देखिए 5th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कवक मूलीय सहवास में कवक तंतु जो होते हैं वो क्या कार्य करते हैं। इन माइकोराइजल एसोसिएशन द फंगल माइसीलियम डू व्हाट, है ना। सो आपके ऑप्शंस क्या है। ए ऑप्शन है खनिज अवशोषण में सहायता करते हैं, यानी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। बी खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। थर्ड, सहभोजी के रूप में व्यवहार करते हैं, बिहेव एज कमेंसल। और फोर्थ है परजीवी के रूप में व्यवहार करते हैं, यानी कि बिहेव एज पैरासाइट। आपको मैं बताऊं, जो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, यहां माइकोराइजल का मतलब क्या है। माइको जो टर्म है ये यूज करते हैं फंगस के लिए, कवक के लिए, और राइजा का मतलब हो गया रूट्स, यानी कि मूल, यानी कि जड़। तो अगर कोई ऐसा एसोसिएशन है जहां पर प्लांट्स के रूट्स में सर्टेन फंगस बनते हैं या सर्टेन फंगस जो है वो पाए जाते हैं, और इस तरीके से ये जो फंगल माइसीलियम है, यानी जो वहां पर कवक तंतु है, वो कवक तंतु क्या काम करता है। कवक तंतु का मतलब हो गया कि जो फंगस हम देखते हैं वो फंगस की स्ट्रेन्स वहां पर पाई जाती है, तो उनके जो माइसीलियम, उन स्ट्रेन्स को क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं, उनको हम तंतु बोलते हैं। तो जो फंगल फाइबर्स हैं या फंगल माइसीलियम है, ये क्या काम करते हैं, ये आपको बताना है। अगर आप आंसर कर रहे हैं तो मैं देखूं जरा। जी, सुमित राजपूत ने बी आंसर किया है, सोनवीर सिंह ने बी आंसर किया, प्रदीप कुमार ने ए आंसर किया है और जय सिंह ने ए आंसर किया है। आप सब लोगों को मैं बताऊं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है बी, है ना। जो कवक मूलीय सहवास है, यानी कि जो माइकोराइजल एसोसिएशन है, इस माइकोराइजल एसोसिएशन में जो फंगल माइसीलियम होता है, ये दोनों काम करता है। ये ना सिर्फ सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब करता है बल्कि साथ के साथ वाटर भी एब्जॉर्ब करता है। आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि देखिए कभी भी जब पेड़ पौधों के लिए रूट्स के थ्रू क्या अवशोषित कराया जाता है, कोई मिनरल अवशोषित कराया जाता है, कोई मिनरल एब्जॉर्ब कराया जाता है, तो उस मिनरल के एब्जॉर्प्शन का जो फॉर्म होता है वो सॉल्यूशन फॉर्म होता है, क्योंकि मिट्टी से डायरेक्ट मिनरल नहीं लेते बल्कि वो वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में होता है। तो इस वजह से अगर फंगल माइसीलियम भी, उसे भी मिनरल्स लेना है तो वो डायरेक्ट मिनरल नहीं लेगा बल्कि वाटर के साथ वो मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो होगा बी। बी आंसर का मतलब हो गया कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो है
हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर, यानी खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं। ठीक है, तो जय और प्रदीप आप दोनों इस क्वेश्चन का सही आंसर कर लेंगे, वो है बी। आइए 6 क्वेश्चन देखें। 6 क्वेश्चन पूछ रहा है लाइकेन अभिव्यक्त करते हैं। लाइकेन किस चीज को अभिव्यक्त करते हैं, लाइकेन क्या डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो लाइकेन जो डिफाइन करते हैं वो 4 तरीके के यहां पर दिए गए हैं रिलेशनशिप या इंटरैक्शंस। इसको हम इंटरैक्शंस के थ्रू पढ़ते हैं। जिन लोगों ने भी क्लासेस की होंगी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, तो हम लोगों ने क्लास में एक चार्ट बनाया हुआ था और उस चार्ट में मैंने बताया था कि किस तरीके से कौन सा जीव किस तरीके से इंटरैक्ट होते हैं एक दूसरे से, और उसमें हमने अलग अलग तरीके से रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए थे। तो यहां पर हमारे पास जो 6th क्वेश्चन है उसमें लाइकेन की बात की गई। लाइकेन सबसे पहले तो क्या है हम ये समझे, लाइकेन जो है ये फंगस और एल्गी का एक इंटरेक्शन है ना। यहां पर कवक यानी कि फंगस और एल्गी यानी कि शैवाल, इन दोनों का इंटरेक्शन होता है और इन दोनों के इंटरेक्शन से आप कह सकते हैं कि जो एक एसोसिएशन क्रिएट होता है उसी को हम लाइकेन बोलते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो लाइकेन क्या अभिव्यक्त कर रहा है, लाइकेन क्या डिफाइन कर रहा है, तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला है सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म, दूसरा है सहभोजिता यानी कमेंसलिज्म, तीसरा है अमेंसलिज्म और चौथा है परजीविता यानी कि पैरासिटिज्म। तो इन चारों में से अगर आप देखेंगे लाइकेन में जो फंगस और एल्गी यानी कि शैवाल होते हैं ये सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म के साथ जुड़े होते हैं। देखिए यहां पर जो आंसर किया है 6th क्वेश्चन का, सुमित राजपूत ने आंसर किया है डी और सोनवीर सिंह ने जो आंसर किया है वो है ए। ठीक है, सोनवीर सिंह आपका आंसर बिल्कुल सही है, म्यूचुअलिज्म है। सुमित आप थोड़ा सा इसको जो है वो करेक्शन करेंगे इसमें अपना। परजीविता का संबंध ऐसा संबंध होता है दो जीवों के बीच जिसमें से एक जीव यानी कि जो होस्ट होता है, पोषक होता है, उसको हानि हो रही होती है और जो फायदा ले रहा होता है दूसरा जीव जो है वो होस्ट से फायदा ले रहा होता है, उसको बेनिफिट हो रहा होता है। तो हानि कौन पहुंचाता है, पोषक को, होस्ट को हानि जो है वो पहुंचा रहा होता है पैरासाइट यानी कि परजीवी। जैसे कि आप बात करें कि आपके शरीर में अगर कोई वर्म चला जाता है तो वो वर्म आपके शरीर में रहकर अपना शेल्टर भी पा रहा है, अपना आवास भी पा रहा है और उसके साथ साथ उसको भोजन भी मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो वर्म है वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है बीमारी देकर। तो आप चूंकि वर्म के लिए होस्ट हैं, वर्म आपके लिए पैरासाइट है, तो ये जो रिलेशनशिप आपका और वर्म के बीच बना उसको हम बोलेंगे पैरासिटिज्म। सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो एसोसिएटेड जीव जो है वो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। तो अगर आप देखेंगे शैवाल और फंगस की बात यहां पर करें तो यहां पर भी शैवालों के साथ जो फंगस रह रहे हैं वो फंगल माइसीलियम शैवालों को क्या करता है, मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड कराता है, और जो शैवाल है, जो एल्गी है, वो बदले में उन फंगस को फूड बनाने के बाद उनको फूड प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप है, वो सहोपकारिता का संबंध है। ठीक है, जहां तक सहभोजिता की बात है इसमें आप ध्यान रखेंगे कि दो जीव एक साथ तो है, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है लेकिन दूसरा पहले वाले को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं कमेंसलिज्म यानी कि सहभोजिता। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। 7वें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नॉस्टॉक और एनाबिना जैसे नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन algae such as nostoc and anabina that do nitrogen fixation are found in। जिन्होंने अभी हमारी पहली क्लास देखी होगी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, उस क्लास में मैंने नाइट्रोजन साइकिल का जिक्र किया है। मैंने डायग्राम के साथ सबको बताया था कि किस तरीके से नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में नील हरित शैवाल जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं।
और उसके साथ साथ कुछ खास प्रकार के बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सारी चीजों की हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि नॉस्टॉक और एनाबिना जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके, और उसके बाद उस नाइट्रोजन को जो है वो सॉइल में दूसरे कंपाउंड्स के फॉर्म में फिक्स करना होता है। चाहे वो अमोनियम के फॉर्म में फिक्स कर रहे हो, या फिर वो नाइट्रेट के फॉर्म में, या फिर नाइट्राइट के फॉर्म में फिक्स कर रहे हो। तो नॉस्टॉक और एनाबिना कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, बोला गया ऑप्शन में साइकस की प्रवालाभ जड़ों में, यानी कि इन द कोरालॉइड रूट्स ऑफ साइकस। बी बोला गया एंथोसेरॉस के थैलस में और एजोला में। एंथोसेरॉस और एजोला ये खास तरीके के प्लांटेशंस हैं, है ना, जिनके थैलस में ये पाया जाता है। तीसरा बोल रहा है धान के खेतों में, यानी पैडी फील्ड्स में। और चौथा ऑप्शन है कि ऊपर में से ए बी सी जो है तीनों में ये चीज पाई जाएगी। यहां पर मैं आंसर देख रहा हूं, प्रदीप कुमार, सोनवीर सिंह और जय सिंह, ये तीनों लोग जुड़े हुए और तीनों लोगों ने आंसर दिया है डी, 7th का डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी में। बिल्कुल सही ऑप्शन है प्रदीप, सोनवीर और जय। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। साइकस की प्रवालाभ जड़ों में, एंथोसेरस के थैलस में और एजोला में, और साथ के साथ धान के खेतों में यानी पैडी फील्ड्स में भी जो है वो नॉस्टॉक एनाबिना मौजूद होते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं या नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। आपको मैं एक ही यहाँ पर, चूंकि धान के खेतों की बात की गई है, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे एक चीज और, एक क्वेश्चन है जो कॉमन है, पीसीएस में पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को भी यहीं पर बता दूं। धान के खेतों का संबंध जहां एक ओर नॉस्टॉक और एनाबिना के प्रेजेंस से बताया जाता है, वहीं दूसरी ओर धान के खेतों से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि किस स्थान से मीथेन गैस जो है वो उत्सर्जित होती है। मीथेन गैस का जो उत्सर्जन है ये भी धान के खेतों से होता है। ये चीज आप जो भी सुन रहे हो हमारे साथ, ये सभी लोग इस चीज को जो है वो अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है, जिसमें पूछा जा रहा सामान्य जीवाणु जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, इनमें से कौन सा ऐसा जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो ये यूपीपीसीएस और आरएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस और आरएएस यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से जीवाणु हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखते हैं, यानी जिनमें आप देख पाते हैं कि एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नॉर्मल बैक्टीरिया हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉर्मल बैक्टीरिया हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं, पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिस नोकार्डिया। स्ट्रेप्टोमाइसिस नोकार्डिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है ये कुछ खास तरीके के बैक्टीरिया है, जिन बैक्टीरिया का जो उपयोग है वो किया जाता है अलग अलग तरीके, उपयोग नहीं कहेंगे इसको कहेंगे जो बैक्टीरिया अलग अलग तरीके की बीमारी कराने में इन्वॉल्व होते हैं। पेनिसिलियम स्पर्जिलस जो है, इससे पेनिसिलम नोटेटम नाम की जो दवा है वो निकाली जाती है। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, इसके विषय में आपको थोड़ा जानना चाहिए। और चौथा जो ऑप्शन है वो है क्लोरोबियम रोडोस्पाइरेलम। तो इन चारों बैक्टीरिया में से मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा, और ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हम लोगों ने जब नाइट्रोजन साइकिल की क्लास की थी तो उस क्लास में मैंने बताया था स्पष्ट रूप से कि जो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया हैं, इनका काम होता है अमोनियम को
नाइट्राइट में कन्वर्ट करना। ये क्या करते हैं, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया अमोनियम को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। और जो नाइट्रोबैक्टर होते हैं इनका काम होता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना। जितने भी लोग आप सुन रहे हैं आपको ये ध्यान रहना चाहिए, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया के। हालांकि यहाँ पर नाम एक साथ दिए गए हैं, लेकिन इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, क्योंकि इनमें से नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है वो नाइट्राइट के फॉर्म में, और नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है वो नाइट्रेट के रूप में करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। मेरे हिसाब से जो सही आंसर आया है उसमें जय सिंह का आंसर 8th का डी, जय सिंह का आंसर आया है। नितिन अधाना जो नाम लिखकर आ रहा है, आपने डी ऑप्शन तो जरूर लिखा है, लेकिन किस क्वेश्चन के लिए लिखा है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आगे से आप जो भी आंसर करें उसमें क्वेश्चन नंबर को जो है वो आगे लिख दें, ताकि मुझे पता चले आपने किस क्वेश्चन का आंसर किया है। ओके, अगर आपने 7th का आंसर किया है नितिन, तो ऑब्वियसली उसका आंसर डी होगा, वो सही था। बट अगर आपने 8th का आंसर किया तो 8th का आंसर डी नहीं है, 8th का सही आंसर है सी, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों से एक कैप्शन जो आपको सामने दिख रहा होगा उसमें मैं ये दिखा रहा हूं कि हमारे साथ एक प्रॉपर टीम जुड़ी हुई है, जिस टीम के साथ हम पीसीएस का एसडीएम बैच 2 जो है वो चला रहे हैं। पीसीएस एसडीएम बैच 2 जो है ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस हमारी चल रही हैं, जिसके इंक्वायरी के लिए आप नीचे दिए गए फोन नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जितनी भी फैकल्टीज हैं हमारी सबकी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। ये जो पीसीएस एसडीएम बैच 2 है, ये जनरल स्टडीज के लिए ये बैच 2 जो है वो लॉन्च किया गया, या पीसीएस एसडीएम 1 भी जनरल स्टडीज के लिए ये बैच चल रहा है। ये पीटी कम मेंस का बैच है, यानी इसमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में जो पोर्शन होंगे वो सारे पोर्शंस कराए जाएंगे। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की है, यानी एक बार कोर्स खत्म होने के बाद भी आप को इस कोर्स की वीडियोस का एक्सेस जो है आपके पास वो 1 साल पूरे होने तक रहेगा, जब आप कोर्स परचेज करेंगे तब से लेकर। और इस पूरी टीम को जो आपको सामने कैप्शन में दिखाई दे रहा होगा, ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो अमन अर्जुन सर कराएंगे। हालांकि अमन अर्जुन सर चूंकि ज्योग्राफी एक्सपर्ट है, उसके साथ साथ सर एनवायरमेंट इकोलॉजी के भी कुछ पोर्शन में जो है वो हमारे साथ होंगे, और आप सर के एक्सपीरियंस का और जो सर के स्पेशल नॉलेज है आप उसका फायदा यहाँ से उठा सकते हैं। उसके अलावा एक नाम मेरा भी दिखाई दे रहा है, मेरा नाम कुमार अनुराग है, और मैं आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी का पोर्शन भी इस बैच में पढ़ाता हूँ। एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो मॉड्यूल कोर्स था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था, वो भी हमारा साथ के साथ चल रहा है, और मैंने बताया था आपको मेरे साथ साथ अमन अर्जुन सर भी उसमें शामिल हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस का जो सेक्शन है वो हमारे सबसे एक्सपीरियंस्ड और हमारे सबसे सीनियर टीचर, सीनियर फैकल्टी डॉक्टर एसएल सिंह सर के साथ आप करेंगे। और एसएल सिंह सर जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से डील करते हैं और जिस तरीके से गवर्नेंस का सारा पोर्शन कराते हैं बहुत ही इजी मैनर में, ताकि एक ऐसे बच्चे को जिसकी कोई प्रॉपर जानकारी नहीं है इन सब्जेक्ट्स को लेकर, वो भी आसानी से समझ पाए, इस स्तर पर जाकर सर जो है वो पढ़ाते हैं चीजों को। इसके अलावा हमारे साथ उपेंद्र सर जुड़े हुए हैं। उपेंद्र सर हम लोगों के साथ हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस लेते हैं। हिस्ट्री के पोर्शन में सर हिस्ट्री के एंशियंट हिस्ट्री की क्लासेस अभी ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस भी साथ के साथ चल रही हैं। तो सर हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट है, और ऑलमोस्ट 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर के पास। सर ने ऑलरेडी बहुत सारे यूपीएससी के इंटरव्यूज भी फेस किए हैं, और इसके साथ साथ मैं सिर्फ सर को नहीं कहूँगा, बल्कि हमारे पॉलिटी वाले एसएल सिंह सर और अमन अर्जुन सर, ये सब लोगों ने यूपीएससी का अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं सभी लोग, और सबने इंटरव्यू फेस किया हुआ है। इसके अलावा साइंस वाले पोर्शन में स्पेशली बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो हमारे साथ सरिता अत्री मैम जो है वो कराएंगी। तो आप सब लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग भी
पीसीएस के लिए स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे लोग हमारे इस पीसीएस एसडीएम बैच पीसीएस एसडीएम बैच 2 को में एनरोल करें और जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस चल रही हैं उस लाइव क्लासेस को ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को पूरी तरीके से कंटिन्यू करें। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो लोग अभी भी एनरोल करेंगे उनके एनरोलमेंट में हम ये ध्यान रखेंगे कि उनको जितनी पिछली वीडियो है वो सारी वीडियो वहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी ऐप पर, तो इसलिए उनको वरी होने की कोई जरूरत नहीं है। इवन वीडियो देखने के बाद अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, आपको कोई डाउट मिलते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं फोन करके, या फिर आप क्लास जब चल रही होगी लाइव क्लास में जब आप जुड़ेंगे तो आप वहां मैसेज करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको वरी होने की कोई जरूरत नहीं है। आप में से जितने भी लोग पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर इवन यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, आईएएस के लिए भी तैयारी कर रहे हो, वो सभी लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आइए इस सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9th, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्पर्धा है, निम्नलिखित में से जो कंपटीशन है वो किस तरीके का इंटरेक्शन है। स्पर्धा यानी कंपटीशन किस तरीके का इंटरेक्शन है। आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। धनात्मक पारस्परिक क्रिया यानी पॉजिटिव इंटरेक्शन, दूसरा ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया यानी नेगेटिव इंटरेक्शन, तीसरा विरोध क्रिया यानी एंटागोनिज्म, और चौथा सहजीवन यानी कि म्यूचुअलिज्म। इस म्यूचुअलिज्म को अभी हमने पीछे पढ़ा था सहोपकारिता, तो आप ध्यान रखेंगे सहोपकारिता क्या है। उसमें हमने बताया था कि जब जीव क्या होते हैं कि एक दूसरे के साथ दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हो तो इसको हम म्यूचुअलिज्म बोलेंगे, इसको हम सहजीवन बोलेंगे। लेकिन साथ के साथ आप यहाँ पर देखें ऊपर में जो हमारे पास प्रक्रियाएं लिखी हुई हैं हमें उनका भी ध्यान रखना है। कंपटीशन जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है। कंपटीशन कब होगा, जब किसी क्षेत्र में जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है वो सीमित हो और एक ही संसाधन को पाने के लिए कई लोग जो है वो लगे हुए हो, तो वहां पर जो रिलेशनशिप होगा वो कंपटीशन का होगा। यानी दोनों एक दूसरे को काटने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से कंपटीशन जो है वो एक ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ये डाउट हो कि जो विरोध की प्रक्रिया है उसको हम यहाँ पर क्यों नहीं आंसर करेंगे। देखिए जब एंटागोनिज्म की बात करते हैं तो एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप में एक विरोध करता है दूसरे का, है ना, एक दूसरे की प्रक्रिया का विरोध करता है। लेकिन जब कंपटीशन होता है तो उसमें दोनों एक दूसरे को कट करने की कोशिश करते हैं। जय सिंह जिन्होंने आंसर किया है 9th क्वेश्चन का ए, जय आपको मैं बताऊं कि कंपटीशन का जो रिलेशनशिप या इंटरेक्शन जो कंपटीशन में आपको देखने को मिलता है उसमें जो भी दो जीव एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं या संबंधित होते हैं वो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। नुकसान किस फॉर्म में, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जंगल में 2 प्रकार के मांसाहारी हैं, एक चीता है और एक शेर है। तो आपने ये हमेशा ध्यान रखा होगा कि दोनों अगर एक ही अपने शिकार पर झपटते हैं तो कोशिश ये होती है कि उनमें से कोई एक उस शिकार को ले जाए, यानी दोनों एक दूसरे का विरोध करने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया ये विरोध क्रिया नहीं है। विरोध क्रिया का मतलब आप किसी एक के प्रति विरोध दर्ज कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया तो ये क्या है, एक तरीके का इंटरेक्शन है। और कैसा है, नेगेटिव इंटरेक्शन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है बी, नेगेटिव इंटरेक्शन, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और क्या विचार करना है भाई, 4 अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं दी गई हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, जैव पदार्थों का अपक्षय यानी वेदरिंग ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, और ज्वालामुखी क्रियाएं यानी कि वोल्केनिज्म। तो इन 4 क्रियाओं की अगर आप बात करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं, यानी इनमें से कौन सी क्रियाएं जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन साइकिल में
ऐड करती हैं, ठीक है। Which of the following processes add CO2 in the carbon cycle, right? तो आप ध्यान रखेंगे इसमें 4 ऑप्शन क्या क्या है। पहला तो है केवल 1 और 4, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 2, 3 और 4, और चौथा है इनमें से सभी, यानी कि आपसे कहा जा रहा है 1, 2, 3 और 4। अब आइए हम बात करें कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया जो है वो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का काम कर रही है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया है या कौन सी क्रियाएं हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। आप आंसर कर रहे हो तो बताएं एक बार मुझे फटाफट। जय ने आंसर किया 10th का डी, 1, 2, 3 और 4। आप में से और भी कुछ लोग हैं अगर जुड़े हुए तो वो भी आंसर करें फटाफट। देखिए आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं आपको एक साइकोलॉजी की बात यहाँ पर बताता हूँ कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका आंसर करने का जरूर प्रयास करें। अगर आपके पास ऐसा मौका है कि आपको आंसर करना है तो आप उसका आंसर जरूर करें। इसका फायदा आपको ये होगा दोस्तों कि अगर आपका आंसर सही है तो आपका जो मोरल है वो बहुत बूस्टअप होएगा। इवन आप अपने सही आंसर को बहुत अच्छी तरह याद रख पाएंगे, और अगर गलत हुआ तो जो सही आंसर बताया जाएगा वो और अच्छी तरह याद रखेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आदमी किसी जगह चोट खाता है तो उसके बाद वो चीज उसको पूरी तरीके से याद हो जाती है। तो सेम कंडीशन में यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि इस संदर्भ में भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये जो सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप करने का प्रयास करें। अगर कोई बात नहीं गलत होगा तो मैं यहाँ बैठा हूं, मैं आपको पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ठीक है। तो आप फटाफट आंसर करें। बताएं मुझे। जय का आंसर डी आया है, 1, 2, 3 और 4। आप में से और भी कोई है जो इसके आंसर को करेगा? चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूं दोस्तों। इसका सही आंसर जो है वो है सी, यानी केवल 2, 3 और 4। जय थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। देखिए आपसे पूछा गया कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में ऐड किया जा रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पर साइकिल के अंदर लेकर आया जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्रकाश संश्लेषण को वायुमंडल से लिया जाता है, वायुमंडल से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी आप देखें रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, वो वायुमंडल में जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन साइकिल के अंदर ऐड हो रहा है, उसमें लाया जा रहा है। उसके अलावा जैव पदार्थों का जब अपक्षय होगा, यानी कि जब बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस जो है उनकी वेदरिंग होगी, यहाँ पर वेदरिंग से ज्यादा अच्छा टर्म होगा डिकम्पोजिशन, यानी उनका जब विघटन होगा तो उस दौरान भी कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में आती है। और जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, उस दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऊपर की ओर वायुमंडल में आता है। तो ये 3 ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो 2, 3 और 4 में लिखी गई है, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में आ रहा है। जबकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है, और उसका अवशोषण जो है वो पौधों की पत्तियों के द्वारा, पेड़ों की पत्तियों के द्वारा उस प्रक्रिया को पूरा करने में किया जाता है। तो यहाँ हम वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, उसको दे नहीं रहे। हमने ऐड करने की बात चूंकि क्वेश्चन में की है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2, 3 और 4। उम्मीद है जय आपको समझ में आई होंगी चीजें, तो आप इसको अपना थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। 10th क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ठीक है। आप में से जो भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने साथ जितने भी और स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे साथ जुड़े नहीं हैं अभी तक,
तो आप उनसे उनसे ये चीज शेयर करें, हमारे वीडियोस शेयर करें, हमारे चैनल पर उनको सब्सक्राइब कराएं, ताकि वो भी इस तरीके के जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो आप लोगों से ये मेरा कहना है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आइए 11th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो अभी जो हमारा पहला क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से उस क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस साइकिल में दिखाई दे रही है। इस साइकिल को हम बोलेंगे कार्बन साइकिल। इन द कार्बन साइकिल यानी कार्बन चक्र में सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और ऑक्सीजन चक्र में सौर ऊर्जा की वो भूमिका दिखाई नहीं देती है ना। तो इसलिए जय सिंह ने सही आंसर किया है। 11th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि कार्बन साइकिल। ओके जय, जय आपको 10th क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन समझ में आया? जय आपको क्वेश्चन 10th का डिस्क्रिप्शन समझ में आया? आप एक बार कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। आइए 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं वो पौधे जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं? वे पौधे जो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे हैं, इनको हम कहते हैं ज़ेरोफाइट्स। इनको हम कहते हैं ज़ेरोफाइट्स। यानी 12th का जो सही आंसर है वो है सी। बिल्कुल सही है जय, 12th का सही आंसर है सी, यानी कि ज़ेरोफाइट्स। ठीक है। हेलोफाइट्स जो है ये सलाइन वाटर में, यानी कि जो लवणीय जल होता है उसमें उगने वाले पौधे हैं। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं ये जल में उगने वाले पौधे होते हैं, इनको आप हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। और जो मेसोफाइट्स होते हैं ये जो नमी वाले स्थान होते हैं वहां पर उगने वाले पौधे होते हैं। तो अलग अलग प्रकार से जो वनस्पतियां उगती हैं उनके उगने की जो स्थिति है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर हम इनको नाम देते हैं। तो उस लिहाज से मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे हैं उसका नाम जो है वो दिया गया है ज़ेरोफाइट्स, है ना। उनको हम ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन हमसे पूछता है पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। देखिए, जब भी आप पारितंत्र की बात करते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं, किसी इकोसिस्टम की बात करते हैं और वहां पर आप डिफरेंट पिरामिड्स की बात करते हैं, अलग अलग तरीके के पिरामिड्स जो हैं इनकी बात करते हैं। तो पिरामिड जो है उसमें क्या होता है, ये एक तरीके का की त्रिभुजाकार संरचना है और त्रिभुजाकार संरचना में हम कहते हैं कि उसका बेस जो है वो चौड़ा है और टॉप जो है वो पॉइंटेड है ना। ये ऐसा त्रिभुज होता है, एक खड़ा त्रिभुज। तो जब भी आप ऊर्जा के पिरामिड की बात करेंगे वो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, वो हमेशा इरेक्टेड होगा, ऑलवेज इरेक्टेड। बिल्कुल सही आंसर किया जाए 13 का बी आंसर होगा, ये हमेशा सीधा होता है। देखिए इन्वर्टेड जो है हमेशा उल्टे। हम जब ऊर्जा के पिरामिड की बात करते हैं, ऊर्जा के पिरामिड के अलावा दो और पिरामिड होते हैं पारितंत्र के। ये दो पिरामिड कौन कौन से होते हैं? एक पिरामिड होता है जिसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स, यानी संख्या का पिरामिड, और दूसरा पिरामिड जो होता है उसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी जैव भार का पिरामिड। आपको मैं बताऊं यहाँ पर कि जो ऊर्जा का पिरामिड है ये तीसरा पिरामिड है, और ये तब लोगों का ध्यान इस पर गया जब लोगों ने ये पाया कि जो नंबर यानी संख्या का पिरामिड है और जो बायोमास का पिरामिड है, जैव भार का पिरामिड बन रहा है, उसमें पिरामिड सदैव सीधा नहीं बन रहा, बल्कि कुछ केसेस में वो पिरामिड उल्टा भी बन जाता है। जैसे अगर हम बात करें नंबर के पिरामिड की, संख्या के पिरामिड की, तो उसमें जो सबसे नीचे स्तर पर होगा वो प्रोड्यूसर होगा, उत्पादक होगा। प्रोड्यूसर की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि ग्रासेस पर
डिपेंडेंट जो ग्रासहोपर्स है उनकी संख्या उससे कम हो गई, उसके बाद ग्रासहोपर्स को खाने वाली जो लिजर्ड है उनकी संख्या उससे कम हो गई। ऐसे करते करते अगर आप देखेंगे तो अगर हम टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय क्षेत्र में देख रहे हो या जलीय क्षेत्र में देख रहे हो, दोनों जगह हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो पिरामिड बन रहे हैं वो पिरामिड सीधे बन रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि एक पेड़ है, उस पेड़ पर डिपेंडेंट बहुत सारी चिड़िया है, उस चिड़ियों के शरीर पर बहुत सारे पैरासाइट्स हैं यानी बहुत सारे परजीवी हैं, तो आप देखिए पैरासाइट्स का नंबर चिड़ियों की संख्या से ज्यादा होगा और चिड़ियों की संख्या एक पेड़ की संख्या से ज्यादा है, तो वहां पर जो पिरामिड है वो उल्टा बन जा रहा है। इसलिए लोगों ने फिर जैव भार का पिरामिड सुझाया और जैव भार के पिरामिड में भी फिर लोगों ने ये बताया कि अगर आप जैव भार के स्तर पर बात करें तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है यानी कि जलीय पारितंत्र है, उन जलीय पारितंत्रों में अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पारितंत्र ऐसे पारितंत्र है जहां पर जो सबसे नीचे प्रोड्यूसर के लेवल पर है उसका जैव भार बहुत कम है। जैव भार का मतलब क्या, जो ड्राई वेट होता है ऑर्गेनिज्म का, है ना, किसी भी जीव का जो शुष्क भार होता है, ड्राई वेट होता है, उस ड्राई वेट को हम बोलते हैं उस जीव का जैव भार। तो अगर आप जल में देखेंगे तो जल में आपको क्या दिखाई देगा कि जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, जो प्लावक पौधे होते हैं, जब उनका जैव भार लिया गया तो वो बहुत कम है। प्लावक पौधों को खाने वाले जो जू प्लैंक्टॉन्स है उनका जैव भार उनसे अधिक है, उनको खाने वाली जो छोटी मछलियां हैं उनका जो जैव भार है वो उनसे अधिक है, और फिर छोटी मछलियों को खाने वाली जो बड़ी मछलियां उनका जैव भार और अधिक है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वहां पर बायोमास का जो आप कह सकते हैं कि जो पिरामिड है वो फिर उल्टा हो जा रहा है, और इस तरीके से अगर उल्टा पिरामिड मिल गया तो ये सही चीज नहीं है। इसलिए लास्टली लोगों ने ऊर्जा के पिरामिड की बात की और ये बताया कि ये पिरामिड सदैव सीधा होता है। बाकी इसमें सदैव उल्टा कभी भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन आया तो कभी भी नहीं, पहले उल्टा बाद में सीधा ऐसा भी कुछ ऑप्शन नहीं आता, और किसी भी प्रकार का नहीं ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं आता। देखिए जब भी पिरामिड को लेकर आपके पास ऑप्शन आए आप ध्यान रखना, या तो सदैव सीधा आएगा या फिर आपसे आएगा कि लगभग सभी में सीधा कुछ में उल्टा, ये नंबर के साथ होगा और ये बायोमास के साथ होगा। अगर नंबर और बायोमास के पिरामिड बनाए गए तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म या मोस्ट ऑफ द फूड चेन के लिए वो सीधे आएंगे, लेकिन कुछ के लिए वो उल्टे भी आ सकते हैं। तो आपसे अलग अलग करके भी पूछ सकता है या फिर आपसे सीधा सीधा भी पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको करना है। बाकी कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आंसर सदैव उल्टा, पहले उल्टा बाद में सीधा, इस तरीके का कुछ है तो ये ऑप्शंस बिल्कुल गलत होंगे। ठीक है, अब आइए अब बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की, 14th नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। While going from one nutrition level to another nutrition level, the depletion of energy। अब यहां पर मैं सीधे सीधे आपको जो ऑप्शन बताना चाहूंगा वो क्या है, यहां पर आप ऑप्शन याद रखें 90%। क्यों, देखिए जब भी एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर को क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल या न्यूट्रिशन लेवल। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जब हम जाते हैं तो वहां पर जो एनर्जी ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में जाती है वो सिर्फ और सिर्फ 10% जाती है। 90% ऑफ एनर्जी जो है उसका डिप्लेशन हो जाता है, उसका ह्रास हो जाता है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, है ना। जय ने सही आंसर किया है, डी है। 14th का आंसर डी होगा। निशांत ने भी सही आंसर किया है, 90% है ना इसका आंसर है। आपने एक थ्योरी सुनी होगी, उस थ्योरी को मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूं नाम के साथ, लिंडेमान की थ्योरी, है ना। लिंडेमान वो इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाते हैं तो दूसरे ट्रॉफिक लेवल या उच्च ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ और सिर्फ 10% जो है वो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, 90% एनर्जी जो है वो आपकी डिप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ
10% का जो थ्योरी है, इसी को बोलते हैं लिंडेमान्स 10% रूल, है ना, लिंडेमान का 10% का नियम। तो उस नियम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है 90%, क्योंकि 90% पार्ट जो एनर्जी का है वो डिप्लीट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। जय और निशांत दोनों के आंसर बिल्कुल सही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में, ये क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीसीएस में, और ये क्वेश्चन फिर रिपीट करके पूछा गया है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आरएएस की परीक्षा में भी। इस क्वेश्चन में आप देखें, पूछा गया है वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। ठीक है, इन विच रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड थंडरिंग एंड थंडर स्टॉर्म टेक्स प्लेस। तो इसमें आप देखें ऑप्शंस में हमारे पास दिए हुए हैं क्या, हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर और आयनोस्फियर। अगर आपको ये पता हो तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये 4 मंडल जो दिए गए हैं वायुमंडल के, इनमें से क्षोभ मंडल यानी कि जो ट्रोपोस्फियर है, इस ट्रोपोस्फियर में ही हर एक तरीके के जो क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, है ना। हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसमें निशांत ने सही आंसर दिया है बी, जय सिंह ने भी बी आंसर किया है, दीपेश शर्मा ने भी बी आंसर किया है। बहुत ही सही आंसर है ट्रोपोस्फियर। क्लाइमेट रिलेटेड जितने भी तरीके के इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, वो सारी की सारी ट्रोपोस्फियर में ही होती है। ट्रोपोस्फियर से ऊपर की जितनी भी लेयर्स हैं, चाहे वो स्ट्रेटोस्फियर हो या मिजोस्फियर हो या आयनोस्फियर हो, इनमें क्लाइमेट रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई आप कह सकते हैं कि इवेंट देखने को नहीं मिलता। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रोपोस्फियर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सेक्शन है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये 15th क्वेश्चन किए। 15 क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे, मैंने कोशिश की कि आपको जितने भी पीसीएस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जनरलाइज फॉर्म में, वो क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर करूं। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसमें आपके रहते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे और उन क्वेश्चंस को उसी तरीके से डील करेंगे जिस तरीके से आज हम लोगों ने किया है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे वो हमारे नेक्स्ट सेशन में भी जुड़ेंगे। इवन सिर्फ वही नहीं जुड़ेंगे, बल्कि उनके साथ और भी जितने लोग, आपके साथ और भी जितने लोग पढ़ाई कर रहे हों, आपके साथ आपके सहपाठी हों, है ना, आप उन तक भी इस चीज को शेयर करेंगे। और सभी जब एक साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो मैंने आपको बताया ये एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट होगा आप लोगों को कि हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद जब सही आंसर जान लेंगे, ये चीज आपके माइंड में प्रिंट हो जाती है और जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो बिना समय लिए आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन इन क्वेश्चंस के आप कह सकते हैं कि मोड को चेंज करके इसमें सेंटेंस को रीस्ट्रक्चर करके आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाए, तब भी क्वेश्चन का आंसर तो वही रहेगा। इसलिए आप ध्यान रखें, क्वेश्चन डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और न सिर्फ आप मेरे सब्जेक्ट में, बल्कि इससे पहले पॉलिटी में एसएल सिंह सर ने भी क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, और इसके अलावा हमारे साथ जो बाकी की फैकल्टीज है वो सभी भी अपने अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे क्वेश्चन के सेशन में, और इसी तरीके से पार्टिसिपेट करें और लोगों को भी पार्टिसिपेट करने के लिए बताएं, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार हम फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आप सब लोगों के का पार्टिसिपेशन जो है वो पा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।